नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शीर्ष स्तर पर 16 दिन चली सघन कूटनीति के सकारात्मक परिणाम के रूप में बुधवार को आखिर भारत ने अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दे पर अमेरिका और रूस को एक जमीन पर ला खड़ा किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार कैसी होगी ये तय हो चुका है। नई सरकार में किसका क्या रोल होगा ये भी सामने आया। जीटी रोड से आए तो टीकरी बॉर्डर के करीब 142 किलोमीटर दूर हरियाणा में करनाल जिले के मिनी सेक्रेटरी से ठीक सामने खड़ा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बाड़मेर जालौर जिले के सीमा पर अग्रवाड़ा में रक्षा एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज की। शीर्ष स्तर पर 16 दिन चली सघन कूटनीति के सकारात्मक परिणाम के रूप में बुधवार को आखिर भारत ने अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दे पर अमेरिका और रूस को एक जमीन पर ला खड़ा किया। काबुल में तालिबान पर नकेल कसने और आतंकवाद के खिलाफ उनसे प्रतिबद्धता हासिल करने और कानून का शासन बहाल करने की चुनौती को साकार करने के लिए भारतीय प्रयासों के तहत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रशेव को एक साथ नई दिल्ली बुला लिया। इससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि दोनों तालिबान के मददगार बने हुए हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि CIF चीफ भारत यात्रा की गोपनीयता के पर्दे में रखा गया। उनकी यात्रा की पुष्टि या खंडन करने को भी कोई सरकारी सूत्र तैयार नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डॉक्टर जवाहरलाल भवन में विदेश मंत्रालय और साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालयों की हलचल और सिक्योरिटी सायरनों की आवाज से उनकी मौजूदगी छिप नहीं पाई। रूसी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पत्रसेव की भारत यात्रा 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के फॉलोअप के तौर पर हुई। पत्रसेव बुधवार को प्रधानमंत्री और ऐसे अजित डॉक्टर भाल से मिले। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन के बीच बातों से CIA की हाई प्रोफाइल टीम की भारत यात्रा का रोड मैप तैयार हुआ था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार कैसी होगी ये तय हो चुका है। नई सरकार में किसका क्या रोल होगा ये भी सामने आया। ये सरकार कितनी समावेशी होगी, कितने समय तक चलेगी, या तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि उसके सामने कई विरोधी होंगे। ये विरोधी आने वाले दिनों में विरोध करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। तालिबान के पहले शासन के दौरान अलायंस इसका उदाहरण रहा। वैसे भी अफगानिस्तान में कभी कोई पूरी तरह से पावर में नहीं होता, चाहे सोवियत संघ हो या उसके बाद सत्ता में आया तालिबान हो, या हालांकि अफगान सरकार यही तालिबान के साथ भी होगा। अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के सबसे बड़े उज्बेक नेता है। अलग अलग समय पर तालिबान समेत अफगानिस्तान के हर धड़े को सपोर्ट कर चुके हैं। 2014 के चुनाव में अशरफ गनी को सपोर्ट किया, खुद उपराष्ट्रपति बने। 2018 में राजनीतिक विरोधियों ने अपहरण और रेप के आरोप लगाए तो देश छोड़कर तुर्की चले गए थे। कुछ महीनों बाद लौटे तो गुनी में स्वागत किया। बाद में गनी पर अपने खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। 1993 में भारत विरोधी माने जाने वाले हिकमत यार के लड़ाकू के रॉकेट हमले के बाद भारत ने काबुल मिशन को बंद कर दिया। इस हमले में एक भारतीय सुरक्षा गार्ड की मौत हुई। इस बीच हुकूमत यार ने कहा कि भारत को पूर्व अफगान सरकार के नेताओं को शरण नहीं देना चाहिए। जीटी रोड से आए तो टीकरी बॉर्डर से करीब 142 किलोमीटर दूर हरियाणा के करनाल जिले के मिनी से ठीक सामने खड़ा था। मेरे चारों ओर हजारों किसान थे। कोई सिखों से पगड़ी बांधे है तो कोई हरा साफा। सभी जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। किसानों का सिर फोड़ने का हुक्म देने वाली SDM को इनाम नहीं, सजा दो। ये किसान किसी धरने पर नहीं बैठे। इन्होंने तो करनाल में सरकारी अफसरों में सबसे बड़े गढ़ मिनी को घेर रखा है। घेरा डालने वालों में राकेश टिकैत, गुरुनाम सिंह और योगेंद्र यादव जैसे किसान नेता और पुरुष किसानों के साथ सैकड़ों महिला किसान भी शामिल हैं। किसानों से कुछ देर बातचीत करने के बाद ये साफ हो जाता है कि टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के बाद करनाल किसान आंदोलन का केंद्र बन चुका है। ऊपरी तौर पर भले ही लगे कि किसान सिर्फ अपने साथियों का सिर फोड़ने का हुक्म देने वाले SDM आयुष सिन्हा का सस्पेंड कराने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। असलियत यह है
कि करनाल में किसान और निजाम के बीच पलक झपकने का खेल चल रहा है। किसानों को पता है अगर वो खट्टर सरकार के एक सीडीएम को सस्पेंड नहीं करवा पाए तो संसद से पारित 3 किसान बिल को वापस कराने का दम भरना आसान नहीं होगा। करनाल के ही किसान सत्येंद्र सिंह बोले, हरियाणा सरकार अगर एसडीएम को सस्पेंड नहीं करती तो इतने बड़े आंदोलन की कामयाबी पर सवाल उठने लगेंगे। ऐसे में तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग बेदम साबित होगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बाड़मेर जालौर जिले की सीमा पर अगवाड़ा में रक्षा एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी का आज उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। इस इमरजेंसी हवाई पट्टी पर गुरुवार को कई फाइटर प्लेन का ट्रायल होगा। पाकिस्तान बॉर्डर से सटी देश की यह पहली हवाई पट्टी है। इस हवाई पट्टी को बनाने में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए। एयरपोर्ट के अलावा पहली बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी किसी हवाई पट्टे पर उतरने वाले प्लेन में मौजूद रहेंगे। रक्षा और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सहयोग से देश में इस तरह के करीब 12 हाईवे तैयार किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी एक साथ दिल्ली से रवाना होकर अगवाड़ा जालौर इमरजेंसी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। इसके बाद दोनों मंत्री इमरजेंसी हवाई पट्टे पर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और फाइटर विमानों का फ्लाई पोस्ट देखेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर में होना है। कार्यक्रम के दौरान सुखोई SU-13 मिग और जग जैसे लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ आपातकालीन हवाई पट्टी पर लैंडिंग करेंगे। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर तृणमूल और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव मैदान में हैं और वह बुधवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। ममता अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा पर जोरदार हमला बोल सकती है और अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें यह चुनाव जीतना ही होगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है। टीएमसी ने बीते रविवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा के लिए पार्टी की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा टीएमसी नेता जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भवानीपुर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर हाईवे पर गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ और नितिन गडकरी ने इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप देश को सौंपी। राजनाथ और नितिन गडकरी को लेकर सेना के सुपर हरकुलिस ने हाईवे पर बनी 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। इसके बाद फाइटर जेट सुखोई और जगुआर भी यहां उतरे। यह पाकिस्तान बॉर्डर से सटी देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी थी। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दिल्ली से हरकुलिस से रवाना हुए और सुबह करीब 11 बजे इनका विमान जालौर इमरजेंसी हवाई पट्टी पर उतरा। हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और फाइटर विमानों का फ्लाई पोस्ट होगा। इस हवाई पट्टी को बनाने में 33 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एयरपोर्ट के अलावा पहली बार किसी हवाई पट्टे पर उतरने वाले प्लेन में मौजूद थे। रक्षा और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सहयोग से देश में इस तरह के करीब 12 हाईवे तैयार किए जा चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को जम्मू जाएंगे। इस दौरे को लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली। 10 सितंबर यानी शुक्रवार को वह जुम्मे में पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों से मिलेंगे। कांग्रेस नेता दोपहर 12 बजे के करीब जम्मू पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से सीधे कटोरी जाएंगे और यहां से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाब अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी की पवित्र मंदिरों में विशेष आस्था है और देवी मंदिर जाना चाहते हैं। पिछले 3 साल से राहुल गांधी से यहां आने के लिए कह रहे थे। वह खुद भी आना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो वहां आ पाए। मीर ने आगे कहा कि कई नेता पवित्र मंदिर जाते हैं, लेकिन वे हेलीकॉप्टर और घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं राहुल गांधी कटरा से मंदिर तक पैदल चलेंगे, वहां जाके पूजा करेंगे और आरती में हिस्सा लेंगे। अगले दिन वह फिर पैदल नीचे आएंगे। हमने उनकी यात्रा के पहले दिन कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रखा। कांग्रेस नेता ने बताया कि जम्मू के इस छोटे से दौरे के बाद राहुल गांधी लद्दाख जाने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इलाकों में स्थिति बेहतर होने के बाद गांधी सभी जिलों का दौरा करने की तैयारी में हैं। इस दौरान वो लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं का सामना करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। देश में बीते दिन में 43,000 नए कोरोना केस मिले। लगातार तीसरे दिन संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई। वहीं एक्टिव केस में 3 दिन के बाद वृद्धि देखी गई। बुधवार को कुल सक्रिय मामलों में 2,000 का इजाफा हुआ। केरल में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। यहाँ 5 दिन के बाद फिर से 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 27,000 लोग रिकवर हुए और 100 पीड़ितों ने दम तोड़ लिया। केरल में बुधवार को 30,000 लोग संक्रमित पाए गए और 27,000 लोग ठीक हुए और 100 लोगों की मौत हुई। यहाँ अब तक 42 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 40 लाख लोग ठीक है, जबकि 22,000 लोगों की मौत हुई। फिलहाल 2 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख लोगों की मौत हुई। फिलहाल 47,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अफगानिस्तान की अजय पंजशीर घाटी का किला इस बार ढहता नजर आ रहा है। 15 अगस्त को काबुल पर काबिज होने से पहले ही तालिबान पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की इस घाटी की चारों ओर घेरा जा चुका है। इतिहास में पहली बार अलायंस अपने उत्तर में तजाकिस्तान से घट गया। तालिबानी लड़ाके घाटी में दाखिल हो गए और कई सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने पंजशीर पर पूरी जीत का दावा किया है, मगर पंजशीर में मौजूद नेशनल फ्रंट का कहना है कि जंग अभी भी जारी है। उनके लोगों पहाड़ पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं। दूसरी ओर सच यह भी है कि एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में तालिबान के सामने शांति का प्रस्ताव रखा और तालिबान ने उसे खारिज कर दिया। मसूद ने पोस्ट में लिखा कि एनआरएफ जंग रोकने को तैयार है अगर तालिबान अपने हमले रोक दें। खबरें यह भी आ रही है कि मसूद तजाकिस्तान चले गए। दाव और उलट दाव के बीच इतना तो तय है कि पंजशीर में एनआरएफ की स्थिति अच्छी नहीं है। जापान के लोगों पर 20वीं सदी का शुरुआत में ही हावी हिक्कामोरी समस्या फिर उभर आई। हिक्कामोरी सामाजिक समस्या है जो युवाओं से जुड़ी है। इससे पीड़ित लोग कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक समाज और परिवार से अलग थलग अपने आप में गुम रहना पसंद करते हैं। इस बार लौटे इस समस्या ने हिंसक स्वरूप अख्तियार कर लिया। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान यह काफी बढ़ गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में इससे ग्रसित लोगों की संख्या 10 से 15 लाख है, पर मनोवैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 1 करोड़ यानी 8% आबादी इससे ग्रसित है। इससे पीड़ित लोगों को कुंठा के चलते आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, साथ ही वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महिलाएं खासतौर पर ऐसे लोगों को निशाना बना रही है। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता काजुनो कहती है कि जापानी समाज में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह कोरोना के दौरान काफी बढ़ा है। कुछ पुरुषों को लगता है कि महिलाएं उनसे हीन हैं और यदि वे उनके अधीन नहीं हैं या खुश हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है वे भी ऐसे पुरुष के निशाने पर रहती है। अगस्त की शुरुआत में एक 36 वर्षीय युवक ने ट्रेन में सवार लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे 10 लोग जख्मी हुए, लेकिन उसकी हिंसा का सबसे बड़ा शिकार 20 वर्षीय युवती हुई। उसके पीठ पर चाकू से 10 से अधिक वार किए गए। हमला करने वाले युवक ने पुलिस हिरासत में कहा कि वह पिछले 6 साल में खुश दिखने वाली महिलाओं को मारने की फिराक में था।
मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए गर्भपात को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। कोर्ट से 11 जजों में 8 ने एक मत से इस बार फैसला सुनाया। जजों की राय थी कि इस तरह के कानून पूरी तरह से असंवैधानिक होते हैं। चीफ जस्टिस जलादीवार ने कहा कि यह सभी मैक्सिकन महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ये सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए इतिहास को कभी न भूलने वाला पल है। फैसले के बाद इस लैटिन अमेरिका देश में जश्न का माहौल देखने को मिला है। देश में पिछले दिनों में कुछ महिलाओं को सिर्फ इसलिए 3 साल की जेल सजा सुनाई थी क्योंकि उन्होंने गर्भपात कराया था। जिन्हें सजा मिली उनसे कुछ दुष्कर्म की भी पीड़ित थी। फैसले को अब मैक्सिको की सभी अदालतों का पालन करना होगा। पिछले साल अर्जेंटीना के जब महिलाओं के गर्भपात का अधिकार मिला तो मैक्सिको में इसको समर्थन में हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। अमेरिका के टेक्सास राज्य में बीते हफ्ते गर्भवती महिलाओं के पहले 6 हफ्तों के भीतर गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया है। नया कानून 1 सितंबर से लागू हुआ है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने की अपील की, लेकिन बहुमत से फैसला देते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महिलाओं के अधिकारों पर अभूतपूर्व हमला बताया था। भारतीय रिजर्व बैंक का एटीएम के लिए नया नियम बैंक को भारी पड़ने वाला है। इस वजह से बैंक अब नया एटीएम लगाने की रफ्तार धीमी कर सकता है। साथ ही दूर दराज वाले इलाकों में एटीएम को बंद भी कर सकता है। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा था कि एटीएम में अगर हर महीने 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहा तो बैंकों को 10,000 रुपए की पेनल्टी प्रति एटीएम लगेगी। ऐसे में बैंकों के लिए यह दिक्कत वाला काम हो गया। बैंक कहते हैं कि इस वजह से उनको अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। निजी सेक्टर के एक टॉप बैंक के अधिकारी ने कहा, किसी भी बैंक को अगर हम देखें तो उसके 10% से ज्यादा एटीएम में पैसा नहीं रहता। इसके कई कारण हैं। पहला तो कुछ दूर दराज इलाकों में बिजली नहीं होती। रात में रिमोट एरिया के कारण कुछ एटीएम को बंद करना होता है। कभी कभार जनरेटर की दिक्कतें होती हैं। इस अधिकारी ने कहा कि हर बैंक में रात में काफी संख्या में एटीएम बंद कर सकते हैं। ऐसे में इसका बहुत बड़ा असर बैंकों पर हो सकता है क्योंकि वो दूर दराज वाले एटीएम को रात में चालू नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं। सुरक्षा के लिहाज से वहाँ गनमैन रखना होगा। वहीं रात भर बिजली का भी खर्च होता है। ऐसे में बैंकों के लिए यह अलग खर्च साबित होगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के ऐलान के 24 घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। बुधवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान के कब्जे पहले सरकार विरोधी तत्व ने पूरे अफगानिस्तान में बड़े हमले किए। हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह सरकार विरोधी तत्व है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई से 31 जुलाई के बीच अफगानिस्तान में 18 फिदायन हमले हुए। इसमें से 16 हमले ऐसे थे जिनमें कार में आईडी रखकर अफगानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के पंजशीर की लड़ाई में तालिबान का साथ देने वाली पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की कार्यवाही की मांग उठी। अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर ने कहा कि अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है तो उसे दी जा रही मदद बंद कर देनी चाहिए और प्रतिबंध लगा देने चाहिए। अमेरिका के न्यूज़ चैनल के मुताबिक पंजशीर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन तालिबान की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के वर्चुअल समिट की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जुड़ेंगे। टाइगर स्टेट कहलाने वाले मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में देश नंबर 1 पर है। यहाँ पिछले 8 महीनों में 31 बाघों की जान जा चुकी। कुछ का शिकार कर दिया गया तो कुछ अपनी मौत मरे। इसमें सबसे ज्यादा 18 मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई। हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी 2 बाघों के शव मिले। बाघों की मौत के मामले में पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति को मानते हैं जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ आलोक कुमार का कहना है कि बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिसकी वजह से उनमें फाइट होती है, जिससे कमजोर बाघ घायल होकर या तो इलाका छोड़ देते हैं या फिर मर जाते हैं, जो कि प्राकृतिक है। टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए सेंचुरी बनाकर नए इलाकों की संभावनाओं को तलाश की जा रही है। बाघिनों को शिफ्ट किया जा रहा है। इससे करीब 2.5 साल बाद जंगल में अप्रैल 2012 एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। इसके बाद यहाँ बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता गया। गुरुवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेक्शन 92 अंकों की गिरावट के साथ स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 की गिरावट के साथ 17,000 के स्तर पर खुला।
पिछले सप्ताह सेंसेक्स 2000 अंक और 3% बढ़ा। बुधवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद मामूली गिरावट पर बंद हुआ। 17,000 गिरावट के साथ बंद हुआ था। पिछले सत्र में शेयर बाजार सपाट स्तर पर खुला। सेंसेक्स 9 अंकों पर खुला था। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।